नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लोन विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि आज फॉर्म की लास्ट डेट थी इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी, जिसमें ग्रुप सी, ग्रुप डी और जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छा मौका है। और आपको पता भी है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की वैकेंसी होती है एकदम कैलेंडर के अकॉर्डिंग करते हैं, समय पर एग्ज़ाम कराना, समय पर रिजल्ट आंसर की। तो दोस्तों, बड़ा ही सुनहरा मौका है और बड़ा ही ईजी वे में एग्ज़ाम पैटर्न का सिलेबस भी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं दोस्तों। 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट मिलते हैं, जिसमें 25 इंग्लिश, 25 जीएस, 25 मैथ और 25 हिंदी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, आज हम जीएस के में हिस्ट्री, मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न तीनों के मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में कराता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते। और उम्मीद रखिए दोस्तों, और विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या फिर डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बताएं दोस्तों। तो सबको पता है दोस्तों कि 3 वेदों में केवल ऋग्वेद शामिल है, यजुर्वेद शामिल है और सामवेद शामिल है। अथर्ववेद को वेदों की संज्ञा से बाहर रखा गया है। थोड़ा रुकिए, इंक मोटा कर लेता हूं दोस्तों, 1 मिनट। और आपको ये भी पता है दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों, ऋग्वेद है। संगीत की सबसे पुरानी पूछ ले कि संगीत के सबसे पुरानी वेद कौन सी है? तो दोस्तों, सामवेद है संगीत के लिए। तो आपको ये पता है दोस्तों कि चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसमें मंत्रों का संकलन किया गया। ऋग्वेद में दोस्तों मंत्रों का संकलन किया गया है, जिससे और यज्ञ वगैरह के अवसर पर देवताओं की स्तुति की जाती थी। उसमें जितने भी मंत्र होते थे ऋग्वेद में दिए गए हैं। और यजुर्वेद मंत्रों का संग्रह है, आपको ये पता है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अथर्ववेद में आपको पता इसको वेद से बाहर रखा गया है, लेकिन वेद तो 4 हैं दोस्तों। अथर्ववेद में क्या है? काला जादू के बारे में बताया गया है, वशीकरण के बारे में बताया गया है, काला जादू, वशीकरण इत्यादि के बारे में बताया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? बताएं दोस्तों। ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली, या इनमें से कोई नहीं? बताएं दोस्तों। बताएं दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो यह दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे इसमें। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत किसी को भी नामित नहीं किया था बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें बता देता हूँ। सबको पता है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 483 बीसी में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और कहाँ एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये कहाँ हुआ था आपको पता है? कुशीनगर, कुशीनारा में हुआ था। और उनकी जब मृत्यु हुई दोस्तों, तो उनके शिष्यों द्वारा बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं का साहित्यबद्ध किया गया था, जिसमें अभी धम्मपिटक ये सब आगे मैं बता चुका हूँ। अब आप नहीं मेरी क्लास देखे हैं
तो एक एक टॉपिक का मैंने एक एक विधिवत क्लास ली है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थर्ड है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। आपको पता है दोस्तों कि लास्ट तीर्थंकर कौन थे, सबको पता है, महावीर स्वामी। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी सबसे लास्ट तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। और इन्हीं के समय जैन संप्रदाय दो भागों में विभक्त हो गया था, स्थूल भद्र और दिगंबर में और श्वेतांबर में। किसमें किसमें दोस्तों? एक बट गया था दिगंबर और दूसरा हो गया था श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर किसे कहा जाता था दोस्तों? तो जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, और जिसके अनुयायी कौन थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र किससे संबंधित थे दोस्तों? स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थे, और दिगंबर संप्रदाय से भद्रबाहु संबंधित थे। समझ में आ गया दोस्तों? स्थूलभद्र, श्वेतांबर, दिगंबर किससे संबंधित है? भद्रबाहु से। तो क्या कर रहा है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे दोस्तों? स्थूलभद्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये पता है आपको, ये किसके बारे में बात कर रहा है? मंगल पांडे। नाम सुना होगा, मंगल पांडे। 1857 की क्रांति का बीज डालने वाले कौन थे? मंगल पांडे थे। जो हुआ ये था कि अंग्रेजी जो सेना थी, उसमें वो जो बंदूक आते थे, उसमें ऐसा हुआ था कि सुअर और गाय की चर्बियाँ मिलाई जा रही हैं। तो गाय हिंदुओं के लिए हराम थी, सुअर मुसलमानों के लिए हराम थी। तो उस समय दांत से ऐसे काट कर कारतूस भरा जाता था, जिसके वजह से वो धर्म का आहत लोग समझने लगे। तो वही पूछ रहा है दोस्तों कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये दोस्तों बताएं कब शामिल की गई थी? बताएं दोस्तों। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी दोस्तों? बताएं। सबको पता है, सी जनवरी 1857 में शामिल की गई थी, और मार्च में तो विद्रोह शुरू हो गया था रेजिमेंट में। और कहाँ, किस रेजिमेंट में शुरू हुआ था दोस्तों? तो बैरकपुर रेजिमेंट में 34वीं बटालियन थी, उसी में ये शुरू हुआ था। जो बैरकपुर कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में है। तो समझ में आ गया दोस्तों, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। बैरकपुर बटालियन थी जो कलकत्ता में है। मंगल पांडे ने को सबसे पहले फांसी दे दी गई थी, और वहीं से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग, क्यूयेनकू, तुंगकुआन या इन उपयुक्त में से कोई नहीं? बताएं दोस्तों, किसने भेजा था? तो बड़ा ही सिंपल है, हर्ष के दरबार में, इंपॉर्टेंट भी है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट खैर सब है। हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग ने भेजा था हर्ष को के दरबार में वेनसांग को। और इसकी किताब का नाम क्या था दोस्तों? इसकी किताब का नाम, वेनसांग की किताब का नाम क्या था? इसकी किताब का नाम था सीयूकी। और फायान की किताब का नाम क्या था? फोक्यूकी। याद रखिएगा, सीयूकी, फोक्यूकी। हर्ष के दरबार में आया था ये, हर्षवर्धन वेनसांग हर्ष के दरबार में
आया था, 7वीं शताब्दी में आया था दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये मुंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। किस स्कूल में हुआ था दोस्तों? तो पहले ये होने वाला था पुणे में, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से ये कहाँ हुआ दोस्तों? मुंबई में हुआ। और सबसे ज़्यादा मुंबई में ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। WC व्योमकेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसमें शामिल कौन नहीं हुआ था दोस्तों? तो पूछ लेता है कभी कभी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन से ऐसे नेता थे जो शामिल नहीं हुए थे? तो कौन थे दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? BC पाल ने, बिपिन चंद्र पाल ने, तिलक ने, अरविंद घोष ने, या इनमें से कोई नहीं? बताएं दोस्तों, किसने कहा था? भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? BC पाल, तिलक, अरविंद घोष ने, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? अरविंद घोष ने कहा था। और पूछ लेता है कभी कभी दोस्तों कि अरविंदो आश्रम की स्थापना किसने की थी? अरविंदो आश्रम तो किसने की थी दोस्तों? अरविंद घोष ने की थी अरविंदो आश्रम की स्थापना। और इसे 1926 के रूप में अरविंदो आश्रम के रूप पांडिचेरी में स्थापना की थी दोस्तों। कहाँ पे की थी? पांडिचेरी में की थी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या बटुकेश्वर दत्त? बताएं दोस्तों, किसको चढ़ाया था? काकोरी षड्यंत्र। अब षड्यंत्र न होकर ये काकोरी घटना हो गई है। ये षड्यंत्र न होकर अब ये मोदी जी इसका नाम बदल दिया, घटना हो गया, काकोरी घटना, इंसिडेंट। तो दोस्तों सबको पता है कि अंग्रेजी सरकार ने काकोरी घटना के मामले में किसको फांसी पर चढ़ाया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसमें दिया ही है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी में चढ़ाया था। और किसको चढ़ाया था? अशफाक उल्ला खान को चढ़ाया था। इनके अलावा अशफाक उल्ला खान को भी चढ़ा दिया था। अशफाक उल्ला खान। और तीसरे कौन थे दोस्तों? दो योग, एक राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, एक अशफाक उल्ला खान हो गए। और तीसरे कौन थे? अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह। शामिल कई लोग थे, लेकिन दोस्तों इसमें रोशन सिंह को चढ़ा दिया गया था। कब चढ़ाया गया था दोस्तों? तो 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था दोस्तों। तो इसमें अशफाक उल्ला खान है नहीं, रोशन सिंह है नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल राम प्रसाद बिस्मिल है। लेकिन इसके अलावा मतलब पूछ देता है कि कौन कौन लोग थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह को, तीनों लोगों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटकाया गया था। अगर ये पूछ दे दोस्तों कि ये काकोरी कांड हुआ कब था, तो कब हुआ था दोस्तों ये? तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन से मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आप नोट करते जाएं।
तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग की एक होम रूल लीग में मिला दिया गया था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक होम रूल लीग में मिला दिया गया था। तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना आपको पता है कब हुई थी? सन 1916 में। कब हुई थी दोस्तों? 1900 तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा होम रूल, देखिए इसमें 1918 होगा क्योंकि इसमें पूछ क्या रहा है, होम रूल लीग को एक होम रूल लीग में मिला दिया गया था। तो सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तिलक जी ने शुरू किया था, लेकिन बाद में एनी बेसेंट द्वारा जो चलाया गया था होम रूल लीग उसमें मिला दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1918 कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग की को एक और होम रूल लीग में मिला दिया गया था। तो कौन था दोस्तों? 1918। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये आयरलैंड में शुरू हुआ था। और वहाँ पे आयरलैंड में शुरू किसने किया था दोस्तों? तो एनी बेसेंट ने, जो कि एक आयरिश लेडी थी, वहाँ पे उन्होंने शुरू किया था। फिर भारत में पहले तिलक जी ने शुरू किया, फिर एनी बेसेंट दोनों मिलकर यहाँ पे स्थापना की, एक में मिलाकर उससे होम रूल को बृहद स्तर शुरू किया था सन 1918 में। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दिया है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों सबको पता है गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और उनके अगर पूछ ले दोस्तों कि गोपाल कृष्ण गोखले की कोई किताब बताइए, तो इनकी किताब का नाम क्या था? धर्मात्मा गोखले, जो किसको समर्पित है? गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित है। और लिखी किसने है? महात्मा गांधी ने। इसका नाम था धर्मात्मा गोखले। किसने लिखी है दोस्तों? गांधी जी ने लिखी है इसको। गांधी जी ने लिखी है। किसको समर्पित है? गोपाल कृष्ण गोखले को यह समर्पित है। और पूछ ले कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कभी कांग्रेस के कब अध्यक्षता की थी? सन 1905 में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें के अध्यक्ष भी रहे थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये बनारस में हुआ था। चार बातें स्पष्ट लिख ली दोस्तों कि गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। धर्मात्मा गोखले करके किताब गांधी जी ने किसको समर्पित करके लिखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले एक बार अध्यक्ष रहे सन 1905 में कांग्रेस के। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ये भी एक गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी हुई बातें हैं कि सर्वेंट्स, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना भी की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चार बातें इस पे याद रखिएगा दोस्तों। कौन कौन? धर्मात्मा गोखले पुस्तक किसके समर्पित है? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। 1905 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कहाँ पे? बनारस में जो हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया की इन्होंने स्थापना भी की थी, सोसाइटी की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। लंदन किस नदी के किनारे? ये आपका जियोग्राफी क्वेश्चन है, जियोग्राफी से क्वेश्चन है दोस्तों। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? सबको पता है दोस्तों, थेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। लंदन कहाँ किसके किनारे स्थित है दोस्तों? थेम्स के किनारे स्थित है। और पूछ ले टिग्रिस है दोस्तों। और पूछ ले टिग्रिस नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। टाइबर पूछ ले दोस्तों, किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर है तो दोस्तों रोम, इटली की राजधानी जो रोम है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। पूछ ले डैन्यूब, तो वहाँ पे 2-3 शहर हैं डैन्यूब के किनारे। कौन कहते हैं? बुडापेस्ट है, एक तो है बुडापेस्ट, वियना और बेलग्रेड। ये तीनों डैन्यूब नदी किनारे स्थित हैं। ये तीनों डैन्यूब, बुडापेस्ट, वियना और बेलग्रेड डैन्यूब नदी किनारे स्थित हैं। थेम्स नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? लंदन स्थित है। टिग्रिस नदी किनारे बगदाद स्थित है। और टाइबर नदी किनारे रोम स्थित है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? बताएं दोस्तों, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? बरकना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात या केवटी प्रपात? बताएं दोस्तों, 12वां का आंसर दें। तो दोस्तों भारत में सबसे नियाग्रा जलप्रपात के रूप में किसे जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात को नियाग्रा प्रपात के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में है, जो बस्तर जिले में है। और किस नदी पर बना है? पूछ लेता है कभी कभी कि नियाग्रा प्रपात किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है, ये भी याद कर लीजिएगा, लगे हाथ। 90 फीट है। किस नदी के किनारे है नियाग्रा जलप्रपात? चित्रकूट प्रपात को नियाग्रा प्रपात के रूप में जाना जाता है। कि कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर यह स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? 80 से 140 दिन, 90 से 130 दिन, 100 से 120 दिन या 100 से 140 दिन? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों सबको पता है कि भारत में मानसून की अवधि लगभग 4 महीने, 4 महीने तीनों ऋतुएं रहती हैं। तो 100 से 120 दिन के करीब में यह होता है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जातियां हैं? बताएं दोस्तों। साल, चीड़, यूकेलिप्टस या सागौन? तो दोस्तों आपको सबको पता है कि नीलगिरी कहाँ है? पश्चिमी घाट पे नील है, जहाँ पे नीलगिरी हिल्स में ही पहाड़ियाँ हैं जो जोड़ती हैं पश्चिम घाट को दक्षिण घाट से जोड़ती हैं। नीलगिरी हिल्स, उस वहीं पे कैंडमम है। उसके बाद कैंडमम, इलाची पहाड़ियाँ हैं, डोडा बेटा, इस सब तमाम सारी पहाड़ियाँ हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता है यूकेलिप्टस को ही, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, यूकेलिप्टस को आतंक मैंने इसको आतंकवाद का रूप दर्जा दिया गया, क्योंकि यूकेलिप्टस जहाँ होगा वहाँ पे आसपास कोई भी पेड़ उगेगा नहीं, क्योंकि सारा पानी ये ले लेता है। तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों पर पेड़ की सामान्य जाति कौन कौन सी है? सागौन। सागौन जो है पेड़ की सामान्य जाति है, जिसे सदाबहार वन के रूप में भी जाना जाता है। जिसे महाराष्ट्र में सह्याद्री और केरल में अन्नामलाई व इलाची पहाड़ियाँ जितने भी बताया मैंने, सब कहाँ है? नीलगिरी हिल्स के पास ही हैं। तो इसमें का आंसर हो जाएगा दोस्तों सागौन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक मिनट। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताएं। पेंच, नागार्जुन, मानस और कार्बेट? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन। नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो है, ये सबसे बड़ा भारत का टाइगर रिजर्व माना जाता है। और ये कहाँ है दोस्तों? इसका पूरा नाम है श्रीशैलम। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कहाँ पे है दोस्तों? ये कृष्णा नदी के तट पर बसा है। ये कृष्णा नदी के तट पर है, तट पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आपको पता है ये टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1983 में। 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, ये भी ध्यान लगे हाथ रखे रहिएगा। नेक्स्ट है, आरबीआई की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1959, 1945, 1947 या 1949? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना पूछ ले, अगर ये पूछे आरबीआई की स्थापना, आरबीआई स्थापना, तब तो पता होगा दोस्तों 1900 कब हुआ था दोस्तों? ये 1950
1935 के अधिनियमों के अनुसार इसका स्थापना हुआ था। लेकिन राष्ट्रीयकरण पूछता है दोस्तों तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1991, 1992, 1996 या 1998? बताएं दोस्तों। 1996, 1991, 92 या 98? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना हुई थी। विनिवेश आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्ष, इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इस समिति के अध्यक्ष रामकृष्ण, इसके राम कृष्णा इसके अध्यक्ष थे। रामकृष्णा समिति थी इसके नाम, इसका वही अध्यक्ष थे इसके। तो पूछ भी लेता है कभी कभी किसके अध्यक्षता, किसकी समिति की अध्यक्षता में हुई थी ये? तो रामकृष्णा समिति के अध्यक्षता में हुई थी। अब इसका नाम बदल गया है, विनिवेश आयोग की जगह विनिवेश मंत्रालय हो गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। बताएं दोस्तों। प्रशासित कीमतें, आर्थिक योजना, सार्वजनिक स्वामित्व या फिर निजी स्वामित्व? तो दोस्तों पूंजीवाद, साम्यवाद, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि पूंजी अर्थव्यवस्था में की मुख्य विशेषता क्या है? सार्वजनिक स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व होता है, आर्थिक योजना होता है। बताएं दोस्तों क्या होता है इसमें? तो आपको सबको पता है दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार क्या नियंत्रण ना के बराबर होता है। तो इसमें किसका होता है दोस्तों? निजी स्वामित्व होता है। इसका आंसर हो जाएगा निजी स्वामित्व को ही पूंजीवाद कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कृषि जोतों का उपविभाजन एवं अपक्षयन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, जनसंख्या में वृद्धि, उत्तराधिकार का कानून या उपयुक्त सभी? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका पहले तो आप समझ लीजिए उपविभाजन किसे कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग थे, वो 4 कट्ठे की जमीन पर अपना खेती करते थे। वो उनके बच्चे हुए, शादी हुआ, अब हो गए 6। अब 2-2 कट्ठा सब में बट गया। 2 कट्ठा एक भाई ने ले लिया, 2 कट्ठा एक भाई ने ले लिया। तो जो खेती होती है उसको कई विभाग में बट जाना ही उपविभाजन कहलाता है। तो यही पूछ रहा है कि इसका कारण क्या होता है? संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, जनसंख्या में वृद्धि, उत्तराधिकार का कानून या फिर डी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि संयुक्त परिवार का ह्रास, क्योंकि लोग एक परिवार में रह नहीं सकते, सबको अलग अलग चाहिए, तो अलग तो खेत का बंटवारा होगा ही। जनसंख्या में वृद्धि हो भी रही है, उत्तराधिकार वो आपको कानून के मुताबिक आपको जो अलग होगा उसको उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। तो इस तमाम सारी बातें हैं जो सब उपयुक्त सही को बताती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आई थी? और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आई थी? बताएं दोस्तों। इसमें एक और होगा, 1 मिनट। और चौथी पंचवर्षीय योजना डी इधर है। तो इधर देख लेते हैं दोस्तों। तो आपको सबको पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 थी, सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डैमोर मॉडल पे स्थित थी। आपको सबको पता है, ये भी साला क्या था, हेरोल्ड डामर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर स्थित थी दोस्तों, मॉडल पर स्थित थी। 1961 कृषि पर इस पे विशेष जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस। और दोस्तों राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा, जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान सुनिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर स्थित थी। इसमें उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया, उद्योगों पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों जॉन सैंडी तथा सुखमी चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। खैर ये 2 इंपॉर्टेंट है। तो ये भी 1901 से 66 तक, ये भी सही है। तो ये तीनों तो डेट इसका सही है दोस्तों। इसका मतलब नो डाउट चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी?
1969 से 74 तक जिसमें 66 दिया गया है, तो ये हमारा गलत है। जो कि गलत पूछा था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसका डेट क्या था दोस्तों? 1969 69 से 74 तक शुरू हुआ था, जिसमें 14 प्रमुख, इसका इंपॉर्टेंट क्या था दोस्तों? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है 9, 12, 11, 20, बताएं दोस्तों। कितना है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? पहले 10 थे, लेकिन उसमें एक और बढ़ा दिया गया है। अब कितने हो गए हैं? 11। कितने हो गए दोस्तों? 11। और किसकी सहमति से? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के से मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था सन 1976 में। और किस भाग में पूछ लेता है दोस्तों? तो भाग 4A में है, भाग 4A में दिया गया है संविधान में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में के अकॉर्डिंग दिया गया है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 1976 में 11वां कब जोड़ा दिया गया था दोस्तों? तो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, विधायिक प्रक्रिया है, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये संविधान में कोई जिक्र नहीं है, इसमें संविधान में कोई जिक्र नहीं है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं। वे विषय जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती हैं उसको क्या कहा जाता है? समवर्ती सूची कहा जाता है। समवर्ती सूची के में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। राज्य में केवल राज्य बनाएंगी, संघ में केवल संघ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई। तो 22 मई तो वेटलैंड डे मनाया जाता है दोस्तों, वेटलैंड डे याद रखिएगा। विश्व आर्द्रता दिवस 24 मई, 22 अप्रैल। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। और कब इसे लागू किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन में लागू किया गया सन 1976 में, याद रखिएगा इसको। सॉरी 1992 में, 1992 में याद किया गया था। नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत स्थानीय कर, सरकारी अनुदान, क्षेत्रीय निधि, संघीय राजस्व में अंश, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों जो पंचायती राज संस्थान का अधिकतम आय का स्रोत वो सरकारी अनुदान पर निर्भर होता है कि सरकार उसके क्या अनुदान देती है, उसी पर उनका कोई भी कार्य वो करते हैं, तो सरकारी अनुदान पर निर्भर है ये। अब थोड़ा फिजिक्स पे आते हैं दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स भी आएगा जीएस में आपके में। किसी लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर या समान गति से नीचे, बताएं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? किसी लिफ्ट में, एक बार फिर से पढ़िए, किसी लिफ्ट में कोई व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविकता से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। त्वरण मतलब होता है दोस्तों एक्सीलरेशन। क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो दोस्तों आप खुद अनुभव किए होंगे, बड़ा सिंपल है। जब लिफ्ट में आप ऊपर जाते हैं तो लगता है खूब ऊपर, लेकिन जब नीचे, जब वही लिफ्ट जब नीचे आता है तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई अपना भार ही नहीं, वास्तविक भार ही नहीं है। जब त्वरण के साथ, जब स्पीड से जब नीचे आता है, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो लगता है वजन के साथ काफ़ी ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे आने में से आपको ऐसा फील होगा कि हमारा कोई वजन ही नहीं है,
जैसे पहाड़ों पर भी होता है ऐसा। तो बी इज द राइट आंसर। प्रेशर कुकर खाने में कम समय में पकता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, या फिर प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। बताएं दोस्तों, एक मिनट। हाँ अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल बात है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय इसलिए पकता है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। कहाँ है, हाँ, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का दाब बढ़ जाता है, कहीं क्योंकि हवा कहीं निकल नहीं पाता, प्रेशर अधिक होता है तो पानी का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी से खाना पक जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो हैं कौन कौन, हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, लोहा, नाइट्रोजन और आर्द्रता, स्टील, लोहा, ऑक्सीजन, लोहा, ऑक्सीजन व आर्द्रता। बताएं दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, जहां आर्द्रता होगी वहीं जंग लगेगा, और जंग लगने के लिए ऑक्सीजन जरूर चाहिए, तो ऑक्सीजन ढूंढिए और आर्द्रता ढूंढिए। हाँ देखिए यहाँ पे डी, लोहा पे ही जंग लगेगा, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए और आर्द्रता भी चाहिए, तभी जंग लगेगा। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, या इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों। तो कोबाल्ट 60 कौन सा किरण उत्सर्जित करता है दोस्तों, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं, मानव शरीर के लिए अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है, एक बार मैं छोटा कर देता हूं, 15, 20, 30, 40। मानव शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रटने वाला क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद है आप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। हिंदी पूरा करा दूंगा, एक पर्सपेक्टिव सेट के ही माध्यम से कराऊंगा, वर्णमाला, जितने भी क्रिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने सब एक एक करके एक एक टॉपिक है, कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा। निश्चिंत रहें, बस आप चैनल बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।